जब इंडिया अलायंस बना था तभी नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि मोदी को हटाने के लिए बना यह इंडिया अलायंस कुछ ही दिनों में ऐसा टूटेगा कि ना इंडी रहेगा ना अलायंस रहेगा। पूरा जोर तो लगा लिया, लोकसभा में सीटें भी कम कर दी, लेकिन मोदी को हरा तो नहीं पाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से नहीं रोक पाए, इतिहास रचने से नहीं रोक पाए। ऊपर से मोदी ने हरियाणा महाराष्ट्र जीतकर ऐसी धमाकेदार कमबैक किया जिससे इंडिया अलायंस की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई। कुछ दिन पहले तक ममता अखिलेश मिलकर राहुल गांधी और कांग्रेस को उधेड़ रहे थे कि इनसे ना हो पाएगा, ममता बनर्जी को दो मौका लीड करने का। अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को छील कर रख दिया है। कांग्रेस ने केजरीवाल से बैठे बिठाए पंगा ले लिया था। कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल को देशद्रोही, एंटी नेशनल कह दिया तो केजरीवाल बमक गए। किसी को भी गुस्सा आएगा भाई कि एक तो अलायंस में हो और कह रहे हो कि मैं एंटी नेशनल हूं, तो फिर मेरे साथ हो क्यों। और आज फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि कांग्रेस तो बीजेपी से हाथ मिला चुकी है। उधर कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर निकालो, ये रहने लायक नहीं, हमारे साथ इस तरह की बात करते हैं। मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं इंडिया अलायंस में। कोई उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा। और अब तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है कि ये कैसे साथी है बॉस, बताओ ना, ऐसी बात कर रहे हैं मेरे लिए, इनको हटा बाहर निकालना चाहिए इनको। दिल्ली में किस तरह की फाइट हो रही है उसकी एक झलक आप देख ही लिए, फिर आपको एक एक डिटेल बताता हूं और कैसे जो नरेंद्र मोदी ने कहा वही हो रहा है ये भी बताऊं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर ले भाई। उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार करी। वो एंटी नेशनल है, उसकी कोई विचारधारा नहीं है। 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था। भाई साहब, दिल्ली के चुनाव की डेट भी अनाउंस नहीं हुई और दिल्ली में गर्दा गर्दा हो रखा है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ तो गजब ही हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि इंडी वाले एक दूसरे को कहेंगे इसे अलायंस उठा के बाहर फेंको बाहर। लेकिन दिल्ली इलेक्शन में ऐसी नौबत आ गई। अब सिर्फ एक दूसरे का गला पकड़ना और कुर्ता फाड़ना ही बच गया, ऐसा लग रहा है इंडिया अलायंस में। बाकी सब तो इंडिया अलायंस में ड्रामा हो ही गया। दिल्ली में आज इंडिया अलायंस का जो सियासी ड्रामा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि कैसे पीएम मोदी ने इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में यह बात कह दी थी कि इन लोगों ने अलायंस तो बना लिया, लेकिन ये अलायंस टिकने वाला नहीं है बॉस। अलायंस टिकेगा भी कैसे जब ये एक दूसरे को फूटी आंख पसंद ही नहीं करते। वो तो मोदी को हराने के लिए मजबूरी में एक हो गए थे, लेकिन अब तो मोदी को हराने वाली बात है नहीं, इसलिए सब अब एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। आप ये भी देखिए कि लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, इंडी गठबंधन के सारे दल एक दूसरे के खिलाफ लड़ते दिखाई दिए। जो दल जिस राज्य में खुद को मजबूत मानता है वहां अकेले लड़ता है। और यही हाल दिल्ली में भी है। दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अपना गढ़ बना लिया है, जहां केजरीवाल को हराना अभी तक बहुत मुश्किल रहा है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी दिल्ली में अकेले लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है कि इस बार दिल्ली में वो कुछ कमाल कर सकती है। हालांकि ऐसी बातें कांग्रेस नेता हरियाणा के लिए भी कर रहे थे, लेकिन वहां बुरी तरह कांग्रेस हारी। हरियाणा में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन तक नहीं किया था। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को भाव तक नहीं किया। और यही कांग्रेस पे आरोप लगता है कि ये हमारे कंधे पे चढ़ के तो लोकसभा की सीट जीत गए, 99 पे पहुंच गए, राहुल गांधी को हीरो बताने लगा इकोसिस्टम। लेकिन जब इनको राज्य में सीट देने की बारी आती है कि सपा को दे दें या आम आदमी पार्टी को दे दें, तो ये कोहनी मार देते कि है हटो, यहां कहां है। तो सब बमक गए कि अरे बॉस ये क्या चल रहा है। तो पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ आ गए, लालू यादव ने कह दिया कि ममता बनर्जी ठीक है। और दिल्ली में तो आज केजरीवाल ने सबसे बड़ा बम फोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ आरोपों की लिस्ट लेकर आ गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी ने पहला आरोप लगाया कि दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। दूसरा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी दफ्तर से तय होती है। तीसरा आरोप, दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों को फंडिंग कर रही है, पैसा दे रही है। चौथा आरोप, दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। पांचवा आरोप, जानबूझकर कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जो आम आदमी पार्टी के वोट काटेंगे और बीजेपी की मदद करेंगे। इन आरोपों को लगाते हुए आम आदमी पार्टी यह भी याद दिला रही है कि केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए क्या कुछ नहीं किया। भाई वो कह रहे हैं कि हमने तो संसद में समर्थन दिया इनको, चुनाव में कांग्रेस का प्रचार किया केजरीवाल ने। आप दिल्ली की सीएम आतिशी को सुनिए, वो ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों का नाम ले रही हैं, कह रही हैं कि इनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। सुनिए आतिशी को, फिर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को क्या अल्टीमेटम दिया है और नहीं हुआ पूरा तो कह रहे हैं कि इनको निकालो इंडिया लाइन से बाहर करो इनको। सुनिए एक बार आतिशी को। पहले हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच यह झगड़ा अचानक नहीं हुआ है। इसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कल ही लिख दी थी। भाई ऐसी बात बोले अजय माकन केजरीवाल को लेके, कोई भी नाराज हो जाएगा। कल ही अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन एक भूल थी। अजय माकन ने तो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल तक कह दिया था। सुनिए अजय माकन ने कल क्या क्या कहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में, फिर बताता हूं कि कैसे आम आदमी पार्टी अजय माकन पर एक्शन लेने की बातें कह रही है। आज केजरीवाल को अगर एक शब्द में उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है तो फर्जीवाल। जहां तक के मेरे विचार हैं केजरीवाल के बारे में, आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा यह मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है, जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है। मुझे एक बात बताइए बॉस, कौन कांग्रेस का भरोसा करेगा? इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का स्टैंड नहीं है। आपका क्या स्टैंड है बॉस? आप जिस अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कह रहे हैं, जिनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, अभी दिल्ली के चुनाव में तो उनके कंधे पे चढ़ गए थे कि अरे यार हमको नहीं साथ में लेकर चलोगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमको भी बैठा लो बाइक पे पीछे। तब तो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे।
केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो यही कांग्रेस के नेता गए थे उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने की बीजेपी ने अत्याचार कर दिया। आज मूड बदल गया, इनको चुनाव लड़ना है दिल्ली में तो केजरीवाल एंटी नेशनल हो गए। एक बार स्टैंड तो बनाइए बॉस कि आपका क्या हिसाब है। और केजरीवाल एंटी नेशनल है तो आपको बोलना चाहिए था कि केजरीवाल की पार्टी को इंडिया अलायंस से निकालो। यहां तो उल्टे केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि अजय माकन पे एक्शन लो, नहीं तो बाहर करो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को। अजय माकन की ये बातें सुनकर आम आदमी पार्टी में आग लगी हुई है। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही सुलगी बैठी थी क्योंकि कांग्रेस के नेता केजरीवाल की चुनावी स्कीम्स को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर करवाने चले गए थे। इसके बाद अजय माकन का देशद्रोही वाला बयान केजरीवाल की टीम को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस पर आम आदमी पार्टी भड़क गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के किसी नेता को तो देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल के लिए ऐसी बात कह दी। कांग्रेस नेताओं ने कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की, कोई एफआईआर नहीं की, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी कर दी। इसी आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से नहीं मिली हुई है तो इस बात को साबित करे। और यह साबित होगा कैसे? आम आदमी पार्टी ने इसकी भी शर्त रख दी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी अजय माकन के खिलाफ एक्शन लेके दिखाए। दूसरी शर्त है कि कांग्रेस उन नेताओं के खिलाफ एक्शन ले जो केजरीवाल की शिकायत करने थाने पहुंच गए थे। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अगर 24 घंटे में यह शर्त पूरी नहीं हुई तो वो कांग्रेस को इंडी गठबंधन से बाहर करने की मांग करेंगे कि निकालो बाहर इनको। ये कौन से गठबंधन के साथी है जो मुझे एंटी नेशनल बुला रहे? और इसके लिए इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से बात भी करेंगे। सुनिए संजय सिंह और आतिशी कैसे राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे कि करो नहीं तो निकलो। अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि या तो कांग्रेस इंडिया अलायंस से बाहर होगी या कुछ दल जो ऑलरेडी राहुल गांधी को नकार चुके हैं वो इंडिया अलायंस से बाहर हो सकते हैं, जैसे ममता बनर्जी की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, लालू यादव भी हो सकता है बाहर आ जाए। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के दो नेताओं के नाम लिए, एक संदीप दीक्षित, दूसरा फरहाद सूरी। आम आदमी पार्टी ने यही दोनों नाम क्यों लिए? भाई संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं और मौजूदा विधायक भी। फरहाद सूरी जंगपुरा से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। जंगपुरा से इस बार आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को टिकट दिया है। नई दिल्ली और जंगपुरा की सीट दिल्ली की सबसे हॉट सीट बन गई है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस का मजबूती से लड़ना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खुद कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली में कांग्रेस सीटें खींचेगी तो आम आदमी पार्टी से खींचेगी। सुनिए संदीप दीक्षित को। अरे कुछ नहीं साहब, देखिए ठीक है, वो अपनी बात बोलते हैं, बेचारे हताश हो गए हैं। उनको ये लग रहा है कि दिल्ली में अब उनकी सरकार उनको जाते दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस जो है जीतने की तरफ बढ़ रही है, और हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्लियर कर दें, जैसे जैसे कांग्रेस जीतने की तरफ बढ़ रही है और जीतेगी दिल्ली का चुनाव, स्वाभाविक है कि इन्हीं का वोटर हमारे पास ज्यादा आएगा तो बीजेपी का भी। बीजेपी का हम मानते हैं करीबन 30 से 40% जो हमारा वोट बढ़ेगा वहां से आएगा, और करीबन 55 से 60% वोट हमारा 2-4-5% मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को इन्हीं की सीटें हैं। भाई हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी से हम सीटें खींचेंगे, उनके पास यही 5-6 सीटें, ज्यादा सीटें हम इन्हीं से खींचेंगे। तो ये डर गए हैं। यानी अजय माकन ने कहा केजरीवाल एंटी नेशनल है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि केजरीवाल डरे हुए हैं। संदीप दीक्षित भी वही बात कह रहे हैं जो दिल्ली में कांग्रेस के सभी नेताओं को लग रही है कि अगर वो पूरा दम लगाकर लड़ेंगे तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का ही वोट शेयर है जो आम आदमी पार्टी में पूरा उठ के चला गया। अगर आपको मैं दिल्ली चुनाव के नतीजे दिखाऊं, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्यों ऐसी बात कही जा रही है या कांग्रेस को क्यों लगता है कि केजरीवाल को ही बड़ा नुकसान होगा। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, यहां स्थिति क्या रही, आप देखिए
वोट शेयर और सीट देखिए। जैसे अगर आप 2015 में देखेंगे, 2013 में पहले देखिए, 2013 में क्या हुआ भाई, बीजेपी को आई 33% वोट शेयर था और उसकी सीट थी 32। इसी तरह से अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, उसका वोट शेयर था 29.5% और उसकी सीटें कितनी थी भाई, उसकी सीट थी 28। और कांग्रेस पार्टी जो है उसकी तब वोट प्रतिशत उसका हुआ करता था करीब 24.5% के आसपास और उसकी सीटें होती थी कांग्रेस पार्टी की 8। यह दिल्ली का हिसाब किताब। लेकिन जब 2015 का चुनाव आया, 2015 का अगर आप देखेंगे तो 2015 में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट वही रहा, बीजेपी 32.3% पे रही और उसकी सीटें कितनी हो गई भाई, उसकी सीट घट के हो गई 3। वोट शेयर ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, सीट घट के 3 हो गई 32 से। क्यों हुआ यह कि आम आदमी पार्टी जो है उसका वोट शेयर 29.5% से बढ़कर 54.3% हो गया और उसकी सीटें बढ़कर चली गई सीधा 67। 70 सीटों वाली विधानसभा है दिल्ली की, वहां 67 सीट आ गई आम आदमी पार्टी। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 9.7% पर आ गया गिर के 24.5% से और उसकी सीट कितनी हो गई, 0। अब ये आम आदमी पार्टी को भी पता है कि अगर कांग्रेस उठ गई तो नुकसान सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। इन्हीं आंकड़ों के दम पर कांग्रेस को यह लग रहा है कि उसके जो वोट आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुए हैं उसे वो वापस ले आए तो केजरीवाल को नुकसान हो जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उसे कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, ना ही उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर फायर है, लेकिन जवाब देने में कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। कल कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल की शिकायत पुलिस से की थी। आज संदीप दीक्षित केजरीवाल की शिकायत लेकर एलजी के पास पहुंच गए भाई। संदीप दीक्षित ने आरोप लगा दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस के जरिए उनकी जासूसी करवा रही है। संदीप दीक्षित ने केजरीवाल की महिला सम्मान योजना से जुड़ी स्कीम की भी शिकायत एलजी से कर दी। जब संदीप दीक्षित से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी उन पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रही है तो संदीप दीक्षित ने उल्टा आरोप लगा दिया कि केजरीवाल तो बीजेपी की बी टीम है। सुनिए संदीप दीक्षित को, फिर बताऊंगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई पर बीजेपी क्या कह रही। अब साहब इस पे आदमी हंसे नहीं तो क्या करे, हमें कौन फंड कर रहा है कौन नहीं फंड कर रहा पता कर लें भाई। हम लोग तो बहुत दिनों से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इनका काम केवल कांग्रेस को वीकन करना है और कांग्रेस को अगर आप वीकन करोगे तो आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ना ना नहीं, इसमें कोई फर्क पड़े। आपको लगता है कोई 24 घंटे का अल्टीमेटम की बात? अब जैसे मैंने एक और चैनल को कहा कि मतलब आपको लगता है इनके 24 घंटे के अल्टीमेटम से कोई हम डर जाएंगे? मतलब हम लोग कोई डरा दिख रहा है आपको? कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस में हड़कंप मच गया सवेरे से? संदीप दीक्षित तो कह रहे हैं कि ये 24 घंटे का अल्टीमेटम से कुछ ना होना भाई, हम ऐसे ही चलेंगे। यानी कांग्रेस ये कह रही है कि वो आम आदमी पार्टी का लोड नहीं ले रही। कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी की फंडिंग वाले आरोपों पर बीजेपी भी हैरान रह गई सुनकर। और केजरीवाल ये क्या नई थ्योरी लेकर आ गए वो कह रही है। आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। सुनिए एक बार बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। जब इससे एक बात उनसे अनजाने में साफ हो गई कि उन्होंने दिल्ली चुनावों में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है और अब उस हार के आधार बनाने में, यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहां तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं कांग्रेस में भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, हरियाणा चुनाव में जैसी हैसियत कांग्रेस ने दिखाई आम आदमी पार्टी को, आज दिल्ली में वही हैसियत आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिखाने का प्रयास कर रही है। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे, ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो झगड़ा हो रहा है उसका दिलचस्प पहलू यह भी है कि आम आदमी पार्टी खुद इंडी गठबंधन से अलग नहीं हो रही, बल्कि यह कह रही कि कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करो। आमतौर पर तो ऐसा होता है कि गठबंधन में जो पार्टी नाराज होती है वो गठबंधन तोड़कर उससे अलग हो जाती है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी कह रही है कि इनको बाहर करो, क्योंकि उनको पता है कि भाई ममता बनर्जी भी खिलाफ हैं, सपा भी खिलाफ है, लालू जी भी बोल चुके हैं, तो कांग्रेस को ही बाहर करो।
यहां सीटों के हिसाब से जो छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो बड़ी पार्टी कांग्रेस के लिए कह रही है कि इसको उठा के बाहर कर दो। अब आम आदमी पार्टी ऐसी बात तभी करेगी जब उसे यह भरोसा हो कि गठबंधन के बाकी लोग भी साथ देंगे। और हो सकता है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच पहले ही कोई बातचीत हुई हो कि सही मौका देख के कांग्रेस को बाहर कर देंगे, क्योंकि यह बात तो सबको पता है कि इंडी गठबंधन में ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस को कोस ही रही। राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल हर तरफ उठ रहा है। शरद पवार, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तो पहले ही इस बात के संकेत दे चुकी है कि राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को गठबंधन का फेस होना चाहिए। लालू जी भी कह चुके हैं। ज्यादातर पार्टियां राहुल गांधी की परफॉर्मेंस, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके मुद्दों से सहमत नहीं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं कि इंडी गठबंधन की पार्टियां अपने ग्रुप से कांग्रेस को ही बाहर कर दें। ऐसा होगा तो इंडी गठबंधन गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस दलों का तीसरा मोर्चा बन जाएगा, जिसमें ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा होगा। वैसे भी जब इंडी गठबंधन नहीं बना था तो अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सारे नेता अपना अलग ग्रुप बनाने की तैयारी ही कर रहे थे। ये सब नेता कांग्रेस को अपने साथ लाने के पक्ष में थे भी नहीं। फिर शरद पवार और नीतीश कुमार ने सभी दलों को जोड़ा और उसमें कांग्रेस और ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल सब एक मंच पर आए। अब हो सकता है कि फिर से वही स्थिति बन जाए, यानी इंडी गठबंधन का अंत हो जाए और क्षेत्रीय दल अपना अलग गठबंधन बना ले। अब जो लोग पूछते थे कि भाई इंडी अलायंस क्यों बोला जाता है, इंडिया क्यों नहीं बोला जाता, इंडिया अलायंस, भाई एक तो इंडी और लास्ट वाला ए तो अलायंस है, तो इंडिया में ऑलरेडी अलायंस है, तो इंडिया अलायंस कैसे बोला जाए। और दूसरा सोचिए, आज की डेट में कितना खराब लगेगा कोई बोलेगा कि इंडिया टूट गया। सोचिए, कोई देशभक्त बोल पाएगा कि इंडिया टूट गया, इंडिया बर्बाद हो गया। इसलिए इंडिया अलायंस बोलना ठीक था। अब यहां सवाल यह भी है कि इंडी गठबंधन में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। अगर वो इंडी गठबंधन से निकल जाएगी तो क्या गठबंधन कमजोर नहीं पड़ जाएगा। दरअसल इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां यही मान रही हैं कि कांग्रेस गठबंधन में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को तो रोक ही नहीं पाती। कांग्रेस के बारे में इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियों की यह धारणा गलत भी नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। हरियाणा में सीधी लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को नहीं रोक पाई। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन का साथ लेकर भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस 102 सीट पर लड़ी, 16 जीत पाई। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ी, लेकिन अपना काम नहीं कर पाई। जम्मू में बीजेपी को रोकना था, कांग्रेस इसमें भी फेल हो गई। कुल 38 सीट पे लड़ी, 6 जीत पाई। तो इकोसिस्टम राहुल गांधी करने से नहीं ना होगा बॉस। इलेक्शन में राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो सबको दिख रहा है कि आदमी और इनकी पार्टी बोझ हो गए। आप ये भी देखिए कि इंडी गठबंधन में जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने दम पर ही बीजेपी से टक्कर ले रहे हैं और कांग्रेस का होना ना होना उनके लिए ना के बराबर है। आप यूपी का उदाहरण देख लीजिए। साल 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़े। सपा ने 47 सीट जीती, कांग्रेस 7। साल 2022 में कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़े तो सपा 100 के पार पहुंच गई, 111 सीट मिली, कांग्रेस 7 से 2 पर आ गई। तो कांग्रेस आपके कंधे पे चढ़ के फल लूट सकती है, आपको अपने कंधे पे बैठा के कुछ कमाल नहीं कर सकती। ये लोगों को समझ में आ रहा है। दिल्ली में चल रहे इस बवाल को लेकर कांग्रेस का हाईकमान कोई लोड नहीं ले रहा। शायद उन्हें पता है कि दिल्ली में उनका क्या ही होना है, इसलिए दिल्ली से दूर कांग्रेस कर्नाटक में अपना अधिवेशन करने में जुटी है। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है। यहां लोग इलेक्शन खेल रहे हैं, इनका अधिवेशन चल रहा है। कांग्रेस का अधिवेशन 26 और 27 दिसंबर 2 दिन चलेगा। खास बात यह है कि कांग्रेस का यह अधिवेशन 1924 में हुए कांग्रेस के 39वें अधिवेशन के 100 साल पूरे होने के मौके पर रखा गया है। 26 और 27 दिसंबर 1924 को बेलगावी में ही कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन हुआ था। यह पहला और आखिरी अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। आज शुरू हुई बैठक में भी कांग्रेस नेता गांधी जी को ही याद करते दिखाई दिए। एक बार कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि 100 साल पहले जो अधिवेशन हुआ, जिसकी याद में, गांधी जी की याद में यह अधिवेशन वहां हो रहा है, उस अधिवेशन का इतिहास आपको बताऊंगा कि नेहरू जी ने इसी अधिवेशन के बाद गांधी जी के लिए ऐसी ऐसी बातें कह दी थी कि आप सुनिएगा तो कान से धुआं फेंक देगा। लेकिन पहले आज वाले अधिवेशन में क्या हुआ वो सुन लीजिए। ऐसी मीटिंग है, ऐतिहासिक मोमेंट है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है। इतिहास बनाए गए, नए निर्णय होंगे, नए साल के लिए संकल्प होगा, सब बातें होगी यहाँ पर। 1924 में गांधी जी आए थे और उन्होंने प्रेजाइड किया था और यहाँ से देश की आज़ादी के लिए एक नई जो है ऊर्जा फूकी गई थी गांधी जी के द्वारा। और चरखा का भी बहुत विश्वास दिन ऐतिहासिक है।
Mahatma Gandhi ji took over the Congress president at 3 o'clock at 1924. The same time, 3 o'clock, the working committee is going to start. जो कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले अंबेडकर कर रही थी, भले उसका इतिहास अंबेडकर का अपमान करने से भरा पड़ा हो, वो आज गांधी जी कर रही है। लेकिन गांधी जी की अध्यक्षता में 100 साल पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका जश्न कांग्रेस मना रही है, उस अधिवेशन में हुआ क्या था? 1924 में हुए उस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या कह चुके हैं, यह आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। नेहरू ने तो उस वक्त गांधी जी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की बखिया उधेड़ दी थी। यह कह दिया था कि गांधी जी ने अध्यक्ष के तौर पर जो भाषण दिया, वो भाषण तो उन्हें पसंद भी नहीं आया। उन्होंने गांधी जी को सुपर प्रेसिडेंट कहकर तंज कसा था कि ये तो सुपर प्रेसिडेंट। यह बात पत्रकार विष्णु शर्मा ने अपनी किताब कांग्रेस प्रेसिडेंट्स फाइल्स में नेहरू की आत्मकथा के हवाले से लिखी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी के पेज नंबर 132 पर लिखा है कि दिसंबर 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना एक तरह से एंटी क्लाइमैक्स था, क्योंकि वे लंबे समय से परमानेंट सुपर प्रेसिडेंट थे। मुझे उनका अध्यक्षीय भाषण पसंद नहीं आया, ये नेहरू जी कह रहे हैं कि जो गांधी जी बोले, अध्यक्षीय भाषण दिए, पसंद नहीं आया। मुझे यह भाषण बहुत ही निराशाजनक लगा। अधिवेशन के अंत में गांधी जी के कहने पर मुझे फिर से अगले साल के लिए एआईसीसी का कार्यकारी सचिव चुना गया। मेरी अपनी इच्छा के बावजूद मैं धीरे धीरे कांग्रेस का सेमी परमानेंट सेक्रेटरी बनता जा रहा था। आप खुद सोचिए कि आज कांग्रेस महात्मा गांधी की तस्वीरें लेकर मार्च करती है, लेकिन जब महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उनके बारे में जवाहरलाल नेहरू के ये विचार थे कि ये तो सुपर प्रेसिडेंट रहे हैं और इनका तो भाषण भी पसंद नहीं आया। कांग्रेस अपने अधिवेशन में बिजी है, दिल्ली चुनाव का कोई लोड नहीं है, लेकिन बीजेपी अब धीरे धीरे दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। कल परवेश वर्मा वाले मामले से माहौल बना। आज यह खबर भी आ गई कि दिल्ली में आरएसएस फुल एक्टिव हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे देश के संघ कार्यकर्ता दिल्ली में डोर टू डोर प्रचार करेंगे। संघ के 132 प्रचारक, 152 विस्तारकों को दी गई जिम्मेदारी दिल्ली के सभी 13,033 बूथ पर मतदाताओं से ये मिलेंगे और दिल्ली में संघ करीब 1.5 लाख सेमिनार का आयोजन करेगी। छोटी छोटी सभाओं के जरिए जनता से बात की जाएगी। अब सबको पता है कि संघ ने जब हरियाणा में और महाराष्ट्र में मोर्चा संभाला था तो क्या हुआ। अब दिल्ली में संघ कूद रहा है, क्या होगा सोचिए। पाठशाला में अब अगली क्लास। राहुल ठाकरे ने 72 लाख वोट की हेराफेरी का आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने वो किया कि सब शॉक्ड रह गए। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग का वो एक्शन जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ, आज उसका चैप्टर। महाराष्ट्र का इलेक्शन हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। हरियाणा का इलेक्शन हुए 3 महीने हो चुके हैं। दोनों जगह सरकारें बन चुकी हैं, वो सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का रोना धोना ही खत्म नहीं हो रहा भाई। पहले ये ईवीएम करके छाती पीटते थे, फिर कहने लगे कि इलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी है, वोटर टर्नआउट में हेरफेर किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने इन सबका तगड़ा जवाब दिया और चुनाव आयोग ने ऐसा काम कर दिया जो दुनिया के किसी देश में आज तक नहीं हुआ। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भी महाराष्ट्र के वोटर टर्नआउट और वोटर लिस्ट की बात उठा दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में बड़ा हेरफेर किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख वोट जोड़े गए और इनमें से 102 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बॉस, पहले तो मन बना लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, वोटर जोड़े जा रहे हैं, क्या हो रहा है, एक बार मन तो बनाइए। खैर, जब से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं तब से राहुल गांधी और उनका इकोसिस्टम यही बात कर रहा है कि वोटों में हेरफेर हुई। अब वहां अधिवेशन में 25 लोग पूछेंगे कि राहुल जी आप जिता क्यों नहीं पाते, तो क्या बोलेंगे? तो कुछ ना कुछ तो लाना होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, 72 लाख वोट जोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। अपने आप को कैसे बोलेंगे कि मैं फेल हूं? 72 लाख वोटों की जो बात राहुल गांधी ने कही, उस पर चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया जो जवाब सुनकर ये लोग सन्नाटे में चले जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक इनका एक सूत्रीय एजेंडा यही है कि इलेक्शन प्रोसेस को ही कटघरे में खड़ा कर दो। लोकसभा चुनाव में हार हुई तो इंडी गठबंधन की तरफ से यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि वोट परसेंट में गड़बड़ी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार हुई तो ईवीएम पर सवाल उठे।
अब जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया तो वोटर लिस्ट में हेराफेरी के आरोप लगा दिए। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो नए नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में मनमाने तरीके से नए नाम जोड़ने के आरोप लगा चुकी है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस ने 72 लाख नहीं बल्कि 50 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के बाद 50,000 से ज्यादा नए वोटर जोड़ने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि इनमें से 47 सीटों पर महायुति को जीत मिली। कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग 66 पन्नों का डिटेल जवाब ऑलरेडी दे चुका है। अपने जवाब में चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम न तो मनमाने ढंग से जोड़े गए न हटाए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 के बाद महाराष्ट्र की सिर्फ 6 विधानसभा सीटों में करीब 50,000 नए वोट जुड़े थे। ऐसे में कांग्रेस का 47 सीटों पर महायुति की जीत का दावा सरासर गलत है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव के बाद 70 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़ने की बात ले आए, वो दरअसल महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से इस बार के विधानसभा चुनाव तक यानी 5 साल में बढ़े हुए वोटर्स की संख्या है। अब राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, उनकी टीम में कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है भाई। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी के कांग्रेस के आरोपों की सच्चाई बता रही है, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र में वोटिंग का समय खत्म होने के बाद फाइनल अपडेट के बीच बड़ी संख्या में वोट बढ़ाने पर भी सवाल उठाए। इसी के बहाने महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट ने भी चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। चुनाव आयोग को वोटों का चोर तक बता दिया। शिवसेना उद्धव गुट ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है। भारत का चुनाव आयोग लाठी है और यह लाठी फिलहाल मोदी शाह के हाथ में, इसलिए लोकतंत्र की भैंस उनकी ही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 76 लाख वोट बढ़ जाते हैं, वोटिंग परसेंट बढ़ जाता है और इस अचानक बड़े परसेंटेज पर बीजेपी और उसके 2 पिछलग्गू 225 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। यह सवाल महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शंकाओं को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि 1 घंटे में 76 लाख वोट बढ़ना आसानी से संभव है। यह सामना में छपा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग परसेंटेज पर उठाए जा रहे सवालों का भी डिटेल में जवाब दिया जा चुका है। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि वोटर टर्नआउट में किसी भी तरह का बदलाव संभव ही नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स के एजेंट के पास फॉर्म 17C में वोटिंग खत्म होने के समय वोटिंग परसेंट का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। चुनाव आयोग ने डिटेल नोट जारी करते हुए यह भी साफ किया कि शाम 5 बजे से रात 11:15 बजे तक वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी सामान्य थी, जो कुल वोटिंग को जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन तब क्यों नहीं हंगामा करते हैं जब आपके कैंडिडेट के एजेंट को जो है वो 17C मिलता है, जिसमें लिखा होता है भाई इतना परसेंट है। चुनाव आयोग एक एक आरोप पर धड़ाधड़ जवाब दे रहा है, लेकिन राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, क्योंकि नीचे जवाब देना है ना बॉस, तो क्या बोलेंगे, तो इसलिए चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को टारगेट करने और ईवीएम का रोना रोने से पहले इन्हें अपने सहयोगियों की बात सुन लेनी चाहिए। शरद पवार एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी कह दिया भाई कि ईवीएम में गड़बड़ी का पूरा मामला बहुत ही परेशान करने वाला है, लेकिन इसमें क्या तकनीकी समस्या है या वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। जब तक टेक्निकल सबूत हाथ में नहीं आते तब तक ईवीएम पर आरोप लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसी ईवीएम से वो खुद 4 बार चुनाव जीत चुकी है। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे ठान लिया है सवाल उठाने हैं तो उठाने, और जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस की तरफ से पूछे गए सारे सवालों के जवाब दे दिए तो अब कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े नियमों में बदलाव का मुद्दा बना दिया और 24 दिसंबर को इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दरअसल चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को चुनावी नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के एक हिस्से को अब पब्लिक नहीं किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज के साथ कैंडिडेट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल। चुनाव आयोग के मुताबिक यह इसलिए किया गया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से इस तरह की फुटेज का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इसके लिए कानून मंत्रालय ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के रूल 93 में संशोधन किया। इस नियम में चुनाव से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था। लेकिन आज चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ा वो डेटा जारी कर दिया जिससे बार बार उठ रहे सवालों के जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब चुनाव आयोग के इस डेटा में मिल जाएगा। चुनाव आयोग ने आज इतनी विस्तृत रिपोर्ट जारी की जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई होगी बॉस। डेटा जारी करने के साथ चुनाव आयोग ने यह भी दावा किया कि इतना
चुनावों से जुड़ी इतनी डिटेल और इतना डेटा दुनिया भर के किसी लोकतंत्र में कभी शेयर ही नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने जो डेटा जारी किया है उसमें 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़े डेटा की 42 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है। 4 राज्यों अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनाव जो साथ में हुए थे लोकसभा के, उनके 14 स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, जिसमें सभी संसदीय और विधानसभा सीटों के वोटर, पोलिंग बूथ, वोटिंग परसेंट, पार्टियों के वोट शेयर समेत तमाम जानकारी है। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इस डेटा की मदद से चुनाव से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा और चुनाव के सिस्टम में जनता का विश्वास मजबूत हो। यह भी देख लीजिए कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों कहा कि जितना डेटा वो शेयर कर रहा है उतना दुनिया के किसी दूसरे लोकतंत्र में शेयर नहीं होता, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया। जैसे भारत में साल 1951 में हुए चुनाव से अब तक के सभी चुनावों की रिपोर्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों की एक एक सीट का डेटा दिया गया है। जबकि दूसरे लोकतंत्रों की बात करें तो ब्रिटेन, यूके में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2015 में हुए संसदीय चुनाव का डेटा दिया गया है। वो भी चुनाव के 4 साल बाद 11 जुलाई 2019 को अपलोड हुआ। इसके अलावा दूसरे किसी चुनाव का डेटा यहां शेयर नहीं हुआ। अमेरिका में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ चुनाव प्रचार में हुए खर्च और चुनाव की तारीखों की जानकारी दी गई। वोटर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, नतीजे और वोटिंग से जुड़ा कोई डेटा अमेरिका शेयर नहीं करता या किया है। इसी तरह कनाडा में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 12 से 13 रिपोर्ट शेयर की गई, वो भी साल 1997 में हुए चुनाव और उसके बाद के चुनावों की। फ्रांस में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ साल 2002 और उसके बाद के चुनावों के नतीजों से जुड़ी चुनिंदा जानकारियां शेयर की गई। ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर साल 2001 और इसके बाद हुए चुनावों का डेटा मौजूद है। इससे पहले के चुनावों के डेटा में सिर्फ अलग अलग इलाकों में पार्टियों की जीती हुई सीटों और जीत के मार्जिन की जानकारी। सिंगापुर में चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ कैंडिडेट्स को मिले टोटल वोट और चुनाव के तारीखों की जानकारी शेयर की गई। यह सारी जानकारी भी साल 1993 और उसके बाद हुए चुनावों की है, उससे पहले की कोई जानकारी नहीं। चुनाव आयोग कह रहा है कि बॉस हमने 1951 से लेकर 2024 तक का सारा डेटा जो आप सोच सकते हैं वो वेबसाइट पर मौजूद है। और ये लोग गाली दे रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है इसकी भैंस उसकी भैंस है। अरे पहले ये भैंस मतलब ये बहस खत्म कीजिए जो आप लोग ईवीएम पे करते हैं, लेकिन वो तो होना नहीं है। डेटा से मतलब थोड़ी है, हंगामा करना है। पाठशाला में बगली क्लास, पीएम मोदी ने ऐसा कौन सा मंत्र फूका भाई कि लोग गोवा छोड़ के काशी अयोध्या की तरफ दौड़ रहे हैं। कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक कुंभ की तैयारी का वो इतिहास जो बताएगा मोदी योगी ने क्या गजब कर दिया है और आजादी के बाद पहले कुंभ में ऐसा क्या हुआ था कि देखते देखते सैकड़ों लोग मर गए और सवाल नेहरू पर क्यों उठे थे। अब इसका जानिए। एक दौर था जब भारत में तीर्थ यात्रा को बुढ़ापे में की जाने वाली यात्रा मानी जाती थी कि भाई अब भगवान के पास जाना ही है तो एक बार यहां जो मंदिर है उनके दर्शन कर लो, तीर्थ कर लो। बहुत से लोग ये मानते थे कि परिवार की जिम्मेदारियों से टाइम निकालकर या रिटायरमेंट के बाद फुर्सत से धार्मिक स्थलों या आध्यात्मिक जगहों पर घूमा जाए। लेकिन यूथ की बात कीजिए तो होता था कि गोवा चलो यार, गोवा चलते, न्यू ईयर आ रहा है, गोवा में पार्टी। लेकिन बॉस आप नरेंद्र मोदी का करिश्मा देखिए। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने प्रयास कर करके लोगों की सोच बदल दी। अब तो लोग देश के तीर्थ स्थानों पर न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने जा रहे हैं भाई। आज की तारीख में गोवा से ज्यादा पसंदीदा जगह काशी और अयोध्या बन गई है। दूसरी तरफ 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है। यहां जाने के लिए तो पूरे देश में गजब का उत्साह है। इस बार सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मोदी योगी ने इस बार महाकुंभ में इतने बड़े और अलग लेवल पर तैयारी की है कि लोगों का भरोसा और उत्साह महाकुंभ में आने के लिए बढ़ गया। बीते कुछ सालों में नरेंद्र मोदी ने जैसे हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, मंदिर मंदिर गए हैं। लोगों में एक बात आई है कि यार क्यों नहीं जाएंगे मंदिर भाई, जाएंगे। लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार की गई कि लोगों को लग रहा है कि जाना चाहिए। ऐसी चीजें जिनका लोग सोचते थे कि नहीं इंडिया में कहां होगा, होगा तो बाहर हो। सब हो रहा है बॉस। और इसके बाद भी विपक्ष के नेता महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले न्यू ईयर के जश्न के लिए लोगों की पहली पसंद के बारे में सुनिए, झटका लगेगा आपको। नए साल की सबसे ज्यादा रंगत गोवा में नहीं है, इस बार अयोध्या में दिखाई दे रही है। भक्तों में ऐसी गजब की आस्था दिखाई दे रही है कि ना तो किसी को ठंड लग रही है,
ना भीड़ के चलते किसी को परेशानी हो रही है। जहां तक अयोध्या में देख लीजिए, श्रद्धालुओं का सैलाब और सनातन परंपरा की झलक है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या नगरी न्यू ईयर वेकेशन की नई डेस्टिनेशन बन गई है। पहाड़ों पर न्यू ईयर मनाने वालों की भीड़ जरूर है, लेकिन जश्न की ऐसी खुमारी ना तो शिमला मनाली में दिख रही है, ना ही गोवा की पार्टियों में ऐसी रंगत है जैसे अयोध्या में राम भक्तों की है। यहां देश भर से राम के भक्त पहुंच रहे हैं। लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन प्रभु राम ने ऐसा रिश्ता बनाया कि सभी लोग एक सुर में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग मंडली में भजन गाते नजर आए। जरा देखिए कैसा माहौल है अयोध्या में न्यू ईयर के पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। भीड़ और भक्ति देखकर तो यह लग रहा है कि इस बार नए साल पर अयोध्या पहुंचने वालों का रिकॉर्ड टूटने वाला है, जिसके बाद अयोध्या के बाजार भी सजे हुए हैं। अयोध्या के छोटे छोटे दुकानदारों और सड़क पर सामान बेचने वालों के चेहरे खिले हुए हैं। उनका सही में न्यू ईयर सेलिब्रेट होने का मौका आ गया है। खाने पीने की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी है कि दुकानदारों को ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। खास बात यह है कि अयोध्या में दुकानों में लूट नहीं है, जैसा आमतौर पर टूरिस्ट प्लेस पर होता है। यही वजह है कि आम लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अयोध्या में आने वाला कोई भी भक्त भूखा ना रहे, इसका भी इंतजाम हो रहा है। अयोध्या में संत महंतों ने अभी से भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया है। इस तरह के भंडारे अयोध्या में जगह जगह दिख रहे हैं। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए अयोध्या प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने अभी से मास्टर प्लान बना लिया है। आप सोचिए बॉस, लोग प्लान कर रहे हैं कि नया साल अयोध्या में मनाना है, गोवा में नहीं। अयोध्या में अभी रोजाना औसतन 1.5 लाख भक्त पहुंच रहे हैं। 1 जनवरी को भक्तों की संख्या 3 लाख पहुंचने की उम्मीद है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि भक्तों को दर्शन पूजन करने में 40 मिनट का वक्त लगेगा। दर्शन करने के बाद बाहर निकलते समय प्रसाद की व्यवस्था की गई। साथ ही दर्शन के समय को 1 घंटे बढ़ाए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा नए साल के लिए राम मंदिर में कैसी तैयारी की गई है, और फिर बात होगी महाकुंभ की। लोग पहले आगरा जाते थे, ताजमहल देखने जाते थे, तो अब आपको क्या लगता है लोग सीधे आगरा छोड़ के अयोध्या क्यों आ रहे हैं? जब तक राम मंदिर चालू हो गया तब तक राम मंदिर में ही पहले आया, उसके बाद ये दूसरा चीज देखने के इतिहास देखते है। अब आपको क्या लग रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने वाला है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस वर्ष का जो नया वर्ष है 2025, उसको लोग किस तरीके से मनाएंगे राम मंदिर को देखते हुए? सब बहुत खुशी है राम मंदिर देखने को बहुत खुशी लग रही है। जिस प्रकार पिछली बार हमारी पूरी जनता ने, पूरे हिंदुस्तान ने राम मंदिर के उपलक्ष्य में इतना बढ़िया महोत्सव किया था, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि फिर से ऐसा उत्सव हो, उससे भी बेटर हो। हमने जगह जगह भंडारे, जगह जगह लोगों को प्रेरित किया, और इस चीज का भव्य मंदिर बन रहा था, उसका सभी ने मतलब स्वागत किया। अयोध्या में ऐसे ही भीड़ नहीं उमड़ रही, इसके पीछे सरकार ने पूरी प्लानिंग की है। अयोध्या को सिर्फ तीर्थ नगरी के रूप में प्रमोट नहीं किया गया, बल्कि अयोध्या में मिलने वाली सुख सुविधाओं से भी जनता खुश है। यही वजह है कि देश भर से तो श्रद्धालु नया साल मनाने अयोध्या पहुंच ही रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अयोध्या में विदेशी पर्यटक न्यू ईयर मनाने पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि अयोध्या में न्यू ईयर के लिए होटल्स में बुकिंग मिलना मुश्किल हो रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के मामले में अयोध्या का कोई तोड़ ही नहीं है। हर रोज करीब 1.5 लाख लोग बड़े आराम से राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सरकार ने सुख सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा है। अयोध्या में प्रशासन की तैयारी इसलिए भी चाक चौबंद है क्योंकि अयोध्या में बैक टू बैक कई बड़े आयोजन होने वाले हैं। 1 जनवरी को नए साल का जश्न अयोध्या में होगा। इसके बाद राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल होने पर भव्य आयोजन करेगी। तब 11 से 13 जनवरी तक महापर्व का आयोजन किया जाएगा। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ होगा। उस दौरान भी भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। इसके बाद 30 मार्च को हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल का भव्य आयोजन होगा। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में पहली बार न्यू ईयर की ऐसी धूम दिखाई दे रही है। लेकिन मथुरा ऐसी जगह है जहां कई साल से नए साल का जश्न सनातन परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का सैलाब मथुरा में ही उमड़ रहा है। ऐसे जैसे 31 दिसंबर पास आ रहा है, कान्हा की नगरी में भी श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कहा जाता है कि मथुरा में 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन इस वक्त एक भी मंदिर ऐसा नहीं है जहां पैर रखने की हालत हो। प्रशासन को दर्शन करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है भाई। नए साल से पहले इतने भक्त मथुरा पहुंच रहे हैं कि लाइन लगाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं।
सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में है, जहां लोग दर्शन के लिए घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं। अब यह सनातन की ताकत ही है कि लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा। लोग कृष्ण कन्हैया की जय बोलते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा हो, वृंदावन हो, सभी की कामना है कि वो अपना नया साल भगवान की शरण में मनाए, जिससे उनकी मनोकामना पूरी। सुनिए। मथुरा में जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, बाजारों में रौनक भी बढ़ती जा रही है। दुकानदारों को उम्मीद है कि जन्माष्टमी की तरह नए साल पर भी जबरदस्त बिक्री हो। हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर लाखों भक्तों के पहुंचने की संभावना है। हालात तो यह है कि अभी से मथुरा और वृंदावन की सड़कों पर जाम लग रहा है, जिसके बाद मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने खास तैयारी शुरू कर दी। मथुरा और वृंदावन आने वाली सड़कों पर डायवर्जन किया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। वृंदावन में पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए वन वे कर दिया गया है और बांके बिहारी मंदिर के 3 गेट को एंट्री के लिए खोला गया है। मथुरा पहुंचने वाले भक्तों का मानना है कि हर गुजरते साल के साथ नए साल पर जश्न मनाने का तरीका बदल रहा है। मथुरा पहुंचे कृष्ण भक्तों को सुनिए, उसके बाद दिखाऊंगा काशी में इस बार क्या खास तैयारी की गई है नए साल को लेकर। अच्छा लगा बहुत ही, मतलब हमने सोचा नए साल की शुरुआत यहाँ पे आकर करें और हमारा बहुत ही अच्छा रहे। अंदर से आए हैं कान्हा जी के, हम वृंदावन दर्शन करने आए हैं। हम यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, कान्हा जी के ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। अभी अपन का नया साल आ रहा है 2025, तो हम लोग जो किशन जी का भक्त है उनके लिए नए कपड़े, पूरे जेवरात पूरे नए लेने के लिए मथुरा आए। अद्भुत अनुभूति हो रही है, यहाँ आकर सुकून मिल रहा है। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मंदिर बन जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा यहाँ के लिए। नए साल पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के टूरिस्ट प्लेस हाउसफुल चल रहे हैं। शिमला में तो पर्यटकों की लाइन लगी हुई। अब ऐसी ही तस्वीरें अयोध्या और मथुरा के बाद काशी से भी आ रही, लेकिन यहां सड़कों पर नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। काशी विश्वनाथ महादेव का सबसे बड़ा दरबार है। यह पीएम मोदी की ही पहल थी, जिसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसके बाद वाराणसी धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं, वाराणसी से, जिसके बाद काशी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पूरा शहर चमकने लगा है। काशी की बदली हुई तस्वीर की चमक यहां पहुंचने वाले भक्तों के चेहरे पर दिखाई देती है। मंदिर में पहुंचने के बाद बाबा के भक्त नाचते हुए भी नजर आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ काशी विश्वनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग कहा जा रहा है पिछले 3 साल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगभग 19 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। हैरानी की बात यह है कि इसमें बड़ी संख्या युवाओं की है और अब यही पैटर्न न्यू ईयर में भी देखा जा सकता है। पहले सुनिए नए साल से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर क्या माहौल है, उसके बाद बताऊंगा कि वहां पहुंचने वाले भक्तों में इतना उत्साह है क्यों। तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम के बाहर लाइन लगी हुई है। बड़ी बात यह है कि इनमें से आप देखिए संख्या जो है वो युवा वर्ग की सबसे ज्यादा संख्या है वो यहाँ पर बताई जा रही है, देखी भी जा रही है। हाथों में देखिए कि किस तरीके से माथे पर त्रिपुंड है और इसके अलावा हाथों में जो प्रसाद की डाली है वो लिए जो यूथ है वो बाबा के दरबार में पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पे एक बड़े बदलाव की ओर ये संकेत भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इसके साथ ही काशी विश्वनाथ धाम के साथ साथ जो वाराणसी का जो एक तरीके से अर्थतंत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। माना यह जा रहा है कि नए साल पर लगभग 10 लाख जो लोग होंगे वो बाबा के दरबार में मत्था टेकने पहुंचेंगे। यानी एक बदलता ट्रेंड दिख रहा है। टूरिस्ट प्लेस पर तो लोग जा ही रहे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अब धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं नया साल मनाने, नए साल पर भगवान का आशीर्वाद लेने, जिसके पीछे नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों का योगदान कहा जा रहा है। हमारे तीर्थ स्थानों को लेकर इस तरह का उत्साह और वो भी नए साल का जश्न मनाने के लिए ये नया ट्रेंड देखकर सभी हिंदू भक्त भी बम बम। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछले 10 साल में सनातन को लेकर पीएम मोदी ने जो काम किया उसकी वजह से आज की डेट में भारत का आध्यात्मिक टूरिज्म पूरी तरह से बदल गया है। और यही वजह है कि इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण यह भी है कि महाकुंभ में तैयारी की जिम्मेदारी खुद मोदी योगी देख रहे हैं। पीएम मोदी का मानना है कि महाकुंभ से पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ी है। यहां आकर दुनिया भर के लोग सनातन का सबसे बड़ा अनुभव अपने साथ लेकर जाएंगे। भव्य तैयारियां तो चल ही रही हैं, दूसरी तरफ अखाड़ों के प्रवेश ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आज महाकुंभ में श्री अग्नि अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। इस दौरान नागा साधुओं और संतों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान परशुराम सेना के करतब देखकर तो हर कोई हैरान रह गया।
ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। इसमें तलवारबाजी के अलावा कई लोग अपने छाती पर, हालांकि इस तरह के करतब दिखाने का इन्हें पुराना अनुभव है, लेकिन ऐसा करिएगा मत, लेकिन छाती पर पत्थर रखकर उसे तोड़ रहे थे। ये देखिए कि किस तरह से वहां पर तस्वीर चल रही है। तो महाकुंभ को लेकर माहौल बन गया। ये देखिए कैसी कैसी चीजें वहां पर हो रही हैं और वहां पर आज पूरी दुनिया में महाकुंभ की चर्चा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुंभ की तैयारियों को लेकर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष नेता पिछले कई दिनों से कुंभ की तैयारियों के आधे अधूरे वीडियो डालकर भ्रम फैला रहे हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक वीडियो डाला जिसमें वो कुंभ की तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने संगम नदी पर बन रहे पांटून पुल का वीडियो शेयर किया जिसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि कुंभ शुरू होने में 20 दिन रह गए हैं और अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। इस वीडियो में अखिलेश यादव ये नहीं बता रहे कि कुंभ में पहली बार भीड़ को देखते हुए 30 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं ताकि घाटों तक पहुंचने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो। अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि उनकी सरकार के दौर में कुंभ में किस तरह की तैयारियां हुआ करती थी। उसके बारे में अखिलेश यादव आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आज आपको समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कुंभ में हुए एक हादसे के बारे में याद दिलाता हूं। 2013 के कुंभ महाकुंभ के दौरान 10 फरवरी को भगदड़ मचने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन मौनी अमावस्या की वजह से कुंभ में भारी भीड़ आई हुई थी जिसे प्रशासन संभाल नहीं पाया। महाकुंभ में स्नान के बाद लोगों की भीड़ वापस लौटने के लिए इलाहाबाद स्टेशन पर पहुंची थी जहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में मरने वाले 36 लोगों में से 17 लोगों की पहचान तक नहीं हो पाई थी। इस घटना में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इतनी बड़ी घटना के बावजूद तब के सीएम अखिलेश यादव और रेल मंत्री ने मरने वाले परिवार के लोगों से माफी तक नहीं मांगी थी। कुंभ में तैयारियों में लापरवाही को लेकर पिछली सरकारों पर कई सवाल उठ चुके हैं, लेकिन 1954 के कुंभ में जो घटना हुई थी उस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 1954 का कुंभ देश की आजादी के बाद पहला कुंभ था। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी गए थे। उस समय यह आरोप लगाए गए थे कि पीएम के आने से लोगों की सुरक्षा में बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। दरअसल 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 350 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या तो 800 से ज्यादा थी। ज्यादातर लोगों की मौत भगदड़ में कुचलने और नदी में डूबने की वजह से हुई थी। घटना के बाद यूपी सरकार ने इसे मामूली घटना बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि घटना के दौरान ज्यादातर पुलिस अधिकारी गेस्ट हाउस में चाय पार्टी कर रहे थे। इस घटना के बाद यूपी सरकार ने मारे गए लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार करने का फैसला किया था। इस अंतिम संस्कार के लिए पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी गई थी। इस घटना के बारे में अमृत बाजार पत्रिका के एक फोटो जर्नलिस्ट एनएन मुखर्जी ने विस्तार से बताया था। एनएन मुखर्जी एक ग्रामीण आदमी के भेष में अंतिम संस्कार वाली जगह पर पहुंच गए और उसका फोटो ले लिया था। अगले दिन अखबार में अंतिम संस्कार का फोटो छपने के बाद हड़कंप मच गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पत्रकार को गाली दी थी। यह था हाल।